तदनु बिव्रते अथ विश्वस्य संघत्रे तुभ्यं त्रिधारितात्मने। आज के इस लोकार्पण सह सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर M.K. शरण सर, मेरे गुरुवर प्रोफेसर K.K. द्विवेदी सर, इसे आश्रम के सचिव स्वामी अतिदेवानंद जी महाराज, जिनकी अहम कृपा मेरे ऊपर हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। इस सभा में आए हुए प्रोफेसर H.K. वर्मा सर, हरियाणा के महासचिव श्री ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा सर, डॉक्टर प्रोफेसर उषा वर्मा सर मैडम, और जेपी यूनिवर्सिटी के मेरे सहयोगी मित्र प्रोफेसर गजेंद्र कुमार, प्रोफेसर उदय शंकर ओझा सर, प्रयाणिक संस्था से जुड़े हुए तमाम शिक्षक वृंद और अन्य कर्मचारीगण, इस सभा में आए हुए प्रोफेसर राजू प्रसाद सर, मेरे अभिभावक तुल्य श्री ईश्वर प्रसाद सर, और मेरे विद्यार्थी डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, डॉक्टर मृणाल आनंद, नेहा कुमारी तथा तमाम आए हुए विद्यार्थी, मेरे शोधार्थी डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, और इस सभा में आए हुए अन्य पत्रकार बंधु, आप सबों का मेरा हार्दिक स्वागत है। और मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, इसके पहले मैं श्री ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यह कार्यक्रम मेरे सम्मान में उन्होंने आयोजित किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं ऋणी रहूँगा इस संस्था के रामकृष्ण आश्रम मिशन के सचिव स्वामी अतिदेवानंद महाराज जी का, जिन्होंने यह हॉल हम लोगों को उपलब्ध कराया, और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। महाराज जी, मैं बचपन में मेरे पिताजी कुछ उपदेश दिया करते थे, कुछ कहानियाँ कहते थे, उसमें एक कविता वो सुनाते थे, बड़ी सुंदर कविता है, और वह कविता मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही। वो कहते थे कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, गैडे की खाल ढाल में काम आई है। अब बाघ के खाल पर बैठते हैं यति सती, मृगा की खाल राजा राणा मन भाई है। बंदर के खाल को पहनते सिपाही लोग, अब बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। तो कहे कभी मनु मन में विचार करो, मानुष की खाल किसी काम में न आई है। यह जो लाइन था, जो बचपन में मैं 5-6 क्लास में पढ़ता था, जब मेरे पिताजी सुनाते थे, तो मैं इस कविता से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि इसे हार मांस के शरीर का क्या मोल, यदि इससे कुछ अच्छा काम न हो तो इसका कोई मोल नहीं है। फिर मेरे मन में एक उत्कंठा जगी कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं कुछ दिन तक यहाँ, मेरे गुरुजी नहीं हैं आज, प्रोफेसर उदय शंकर रुखैयार, वो हमारे गुरुजी थे। हमारे प्रोफेसर उदय शंकर ओझा जी हैं, उनके भी गुरु थे, हम लोगों के गुरु तुल्य थे। वो हमेशा कहा करते थे, बेटा कच्चा सरसों पेर के खरी भया न तेल। कच्चा सरसों को पेरा जाएगा तो न खरी निकलेगा न तेल निकलेगा, इसलिए तुम अपने आप को पहले पकाओ। और उस क्रम में, पकाने के क्रम में, उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि तुम दिल्ली जाओ, वहाँ तैयारी करो। फिर उस ज़माने में मेरे पिताजी बहुत गरीबी अवस्था में थे, फिर भी उस ज़माने में वो 1000 रुपया मुझे हर महीना भेजते थे। मैं दिल्ली में जाकर IAS की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मेरी सर्विस जो है सेना में हो गई, जूनियर कमीशन अफसर के रूप में। एक रिलीजियस टीचर पद होता है, धर्म शिक्षक,
जो मेरे पेशे से बिल्कुल अलग था। मैं अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट था और वह संस्कृत पर आधारित था। वहाँ मंत्र बोलना था, मंदिर में पूजा करना था, उपदेश देना था। एकदम बोथ आर पोल्स अपार्ट, डिफरेंट जॉब था। लेकिन वहाँ लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता सेना में नहीं थी, तो इसीलिए मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। 3 साल 3 महीना मैं सेना में जॉब किया और उसके बाद 1996 में प्रोफेसर उदय शंकर ओझा के साथ मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर जगदम कॉलेज में पहले हम लोग थे। और उसी समय से हमने किताब लिखना शुरू किया और हर साल एवरेज मेरी ये किताब आती थी। और एक ऐसा जुनून था, पता नहीं क्या एक नशा थी, लिखना भी एक नशा है कि पता ही नहीं चला कैसे कैसे किताबें लिखते गई। ये कविता जो है बहुत पहले 2002 में कविता मैंने लिखी थी, कोई कविता 2003 में, बाद में जाकर इन कविताओं का संग्रह जो है इधर 2020 में एक किताब निकली, ये पेबल्स ऑन द सी शोर। तो इस किताब को अदिति पब्लिकेशन ने निकाला और फिर वह नेट पर चला गया, गूगल पर है, और मेरी 46 किताबें अमेजन और फ्लिपकार्ट पर है। आप कोई आदमी देख सकते हैं उसको। तो ऑल ओवर इंडिया में वो हर लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल सकती है मेरी किताबें। तो उसके बाद ये जो पोइट्री का जो कलेक्शन था मैंने लिखा, और उसकी यह जो पहली कविता है पेबल्स ऑन द सी शोर। अब इसकी कहानी ये है, उस पेबल्स ऑन द सी शोर की पहली कविता द प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी। इसमें एक प्रश्न भी आया है, इसकी टेक्स्ट बुक की किताब है तो उसमें प्रश्न भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें लिखा है कि व्हाई इज इट दैट द पोएट हैज कंपेयर्ड द फार्मर विद द प्रीस्ट। क्या कारण है, जस्टिफाई द टाइटल, टाइटल को जस्टिफाई कीजिए कि प्रीस्ट से क्यों तुलना किया है कवि ने। तो मैं बताऊं कि थॉमस ग्रे ने एक कविता प्रसिद्ध इलेजी लिखी थी, इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो उसमें उन्होंने कहा था कि फुल मैनी ए जेम्स ऑफ प्योरेस्ट serene the dark unfathomed caves of oceans where full many of flowers are born to blush unseen and lost their fragrance in the desert air। अर्थात बहुत से हीरे मोती जवाहरात ऐसे हैं जो समुद्र की कंदराओं में छिपे हैं, कोई वहाँ नहीं जाता उनको देखने के लिए, उनको परखने के लिए। और बहुत से फूल ऐसे भी हैं जो खिलते तो जरूर हैं लेकिन सुदूर जंगलों में, जहाँ कोई नहीं जाता उनको देखने के लिए, उनके महक को लेने के लिए। तो बहुत से ऐसे फूल अपने सौंदर्य, अपनी खुशियाँ गाँव में बिखेर देते हैं। मुझे लगा कि वैसे जो डाउन ट्रोडन हैं, जो अनटच्ड हैं, जो हाशिए पर फेंके हुए लोग हैं, उन पर कुछ रचनाएं होनी चाहिए, कुछ कविताएं लिखी जानी चाहिए। और मैं इसके लिखने के पहले पृष्ठभूमि में बता देना चाहता हूँ कि मेरी कविताएं, अधिकांश जो कविताएं हैं वो इंस्पायर्ड है। जैसे श्री अरविंदो की कविताएं जो है इंस्पिरेशन से लिखी जाती है, इंस्पायर्ड होती हैं। उसी तरह जब मैं कविता की रचना करता हूँ, आज मैं अपनी कविता देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, मुझे लगता है कि मुझे अब नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि उस समय एक अलग आभा थी, उस समय एक अलग इंस्पायर्ड था मैं। तो बिना इंस्पिरेशन के कविता नहीं लिखी जा सकती, इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग विश्वास है, इसको मैं मानता हूँ। तो इसको लिखने के पहले जो है ये मैं बताऊं कि किसानों के जीवन से संबंधित एक कविता है। तो उसकी जो पहले लाइन है और खासकर जो धुन है, इसकी जो लय है, वह रोमांटिक एज के कवियों से, जैसे रोमांटिक एज के कवि जॉन कीट्स ने एक कविता लिखी ओड ऑन द पोएट्स। प्रोफेसर गजेंद्र कुमार सर यहाँ पर हैं, वो भली भांति जानते हैं। ओड ऑन द पोएट्स, कवियों पर प्रशंसा गीत। तो लिखते हैं कि बार्ड्स ऑफ पैशन एंड ऑफ मर्थ यू हैव लेफ्ट योर सोल्स ऑन अर्थ, हैव योर सोल्स इन हेवन टू एंड डबल लिव्ड इन रेजेंस न्यू। तो देखिए कितना लयात्मकता है, एकदम मेजर्ड वर्स है। और दुर्भाग्य यह है कि मॉडर्न टाइम में यह जो मेजर्ड वर्स है वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर जा रहा है। मेरी जो ये कविता है कलेक्शन, जितने इसमें कविताएं हैं, 46 कविताएं हैं, 46, वो सभी मेजर्ड वर्स हैं, उस पर मैंने लिखी। और किसानों के लाइफ पर है, उसका जो पहला जो 4 लाइन है उसमें मैंने लिखा है, लेट मी गो टू द डेप्थ ऑफ सी, लेट मी गो टू द डेप्थ ऑफ सी वेयर पर्ल्स एंड डायमंड्स लाई, लेट मी गो टू द मिडोज एंड लीव वेयर फार्मर्स वर्क एंड डाई।
देखिए एकदम बिल्कुल मेजर्ड है। इसी तरह जो है कविता का सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें कई आयाम होते हैं। आप कितना ही थॉट्स लिख दीजिए, आपका कितना ही जो है फिलोसफिकल आइडिया हो, वो कविता का विषय वस्तु नहीं बन सकता जब तक कि उसमें प्लेजर न हो, उसमें सौंदर्य न हो, उसमें आनंद न हो। वह कला के धागे में बुनकर व्यक्त की गई जो आपकी भावना है वही कविता का रूप ले सकती है। तो इस कविता को आप देखेंगे, यदि इसका विषय वस्तु समझेंगे तो देखेंगे कि इसमें थॉट्स के साथ साथ, इसमें फीलिंग के साथ साथ फॉर्म भी है, स्ट्रक्चर है, इसमें इमेज है, सिंबल है, मेटाफर है, सिमिली है, पर्सनिफिकेशन है, एक जगह इग्जेजरेशन भी है इसमें, बहुत सुंदर। उसमें क्वेश्चन आंसर इसमें पढ़िएगा, उसमें लिखा है क्या क्या है, इमेज है, कहाँ सिंबल है। तो ये तमाम बातों को ध्यान देना पड़ता है कविता लिखने के वक्त में। यह बात जरूर है कि वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। बड़ा कॉमन परिभाषा है, और लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि उसमें ये भी पॉइंट उन्होंने लिखा कि रिकॉलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, रिकॉलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी में शांति अवस्था में बैठकर, और उसको जब हम याद करेंगे और उसमें जब हम टेक्निक अप्लाई करेंगे, खासकर मॉडर्न एज में जो हम टी.एस. एलियट की रचनाओं में देखते हैं, तो तमाम जो है फीलिंग एंड फॉर्म दोनों का तालमेल होता है, वही कविता होती है। तो कविता के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने जो लिखा कि पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ यूनाइटिंग ट्रूथ विथ प्लेजर, दो शब्द दिया, ट्रूथ सत्य और प्लेजर आनंद, दोनों का यूनाइट कर देना ही कविता है। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर इस कविता को लिखी गई है। एक और बचपन में मैं सुनता था, जैसे कि कहीं सुना था कि एक बड़ा अच्छा मुक्तक है कि रात कितनी बीती ये सितारों से पूछ लो, क्योंकि सितारा जो है रात के नज़दीक रहता है। रात कितनी बीती ये सितारों से पूछ लो, और लहरें कितनी उठी एक किनारों से पूछ लो, अब दुल्हन की बात बराती क्या जाने, वो कितनी सिसकी एक कहारों से पूछ लो। क्योंकि बेचारी दुल्हन सिसकते हुए गई तो बरतिया लोग क्या हाल जानेंगे, वो तो गए खाना पीना खाए, भागे, इधर उधर गए, चल दिए। अब बेचारी रास्ते भर कैसे सिसकी, कितनी रोई, उसके दुख दर्द को कौन जान सकता है, एक अपना आदमी ही जान सकता है। और मेरे दुख दर्द को मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, सुमन सिंह जी सहकारिता पदाधिकारी, देखिए विष्णुपुरा से आए हुए हैं, वो मेरे दुख दर्द को जितना समझ सकते हैं दूसरा आदमी क्या जानेगा। तो मेरी कविता जो है यथार्थवादी कविता है। मैंने गांव में स्वयं देखा है, किसानों के साथ रहा है, देखा है। किसान का, मैं उस तरह के किसान का तो पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उतनी खेती बाड़ी नहीं थी, कम बहुत था, लेकिन गांव में मैंने देखा है उनकी स्थिति को। तो उसके अनुसार मैंने जो देखा उसको मैंने इसमें लिखा है कि कैसी उनकी स्थिति है। उसमें एक इमेज का प्रयोग है, ट्रैप्ड माउस, मतलब चूहादानी में फंसा हुआ एक चूहा की तरह जो है। अब यहाँ चूहादानी का मतलब है तरह तरह की उसकी परेशानियाँ हैं, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस की एंजाइटी, बहुत से वित्तीय संकट है, बहुत सी समस्याएं हैं, तो वो चूहादानी है, और उसमें बेचारा किसान जो है छटपटा रहा। तो इस तरह के कई इमेज इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो एक बार मैं पुनः बता दूं कि इंस्पिरेशन से मैं इधर इन्हीं सब बातों से मैं आजकल सारण के संत पर काम कर रहा हूं, और लगभग 80% मेरा काम हो गया है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगले साल मई जून तक वह किताब पूर्ण हो जाएगी, और इसी सभागार में उसका फिर से उद्घाटन होगा। मैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शारदा माता और स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का सब कुछ है। मैं मानता हूँ इसको, बड़ी मैं बिल्कुल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल सकता हूँ इस बात को, कि हमने नहीं लिखा है ये कविता, हमने नहीं लिखी, लिखी है जरूर, लेकिन उनका इंस्पिरेशन है, उनका प्रभाव है, और उन्हीं की कृपा से ऐसा मैंने बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और बहुत ही मैंने बड़ी बड़ी उपलब्धि है मेरी समझ से वो हो पाया है। मैंने समझता हूँ, मुझे खुद अपने पर आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे जो है इसमें शामिल किया गया। जिनकी रचनाओं को पढ़कर हम लोग ऑनर्स में हम 9th क्लास से ही पढ़ते हैं, शैली की रचनाएं, और MA तक पढ़े, PhD किए,
उनके साथ तो मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं किया। जैसे संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज ने लिखा है कि शब्द, उनसे पूछा गया कौन लिखता है, तो लिखते हैं कि शब्द आए अमर लोक से। जरा गौर कीजिएगा कितना बढ़िया लिखा हुआ है। शब्द आए अमर लोक से, रहे त्रिकुटी में छाए, आ सुंदर पियवा चुन चुन के दिहलन है बतलाए। मैंने हमने नहीं लिखा। अब देखिए कविता का डिफिनेशन जो कॉलरेज लिखते हैं कि द बेस्ट वर्ड एट द बेस्ट प्लेस इज कॉल्ड पोएट्री। द बेस्ट वर्ड एट द बेस्ट प्लेस इज कॉल्ड पोएट्री। इसमें भी बाबा क्या कहते हैं, चुन चुन कर। क्या इसका मतलब हुआ, बेस्ट वर्ड ना हुआ, सब वो शब्द नहीं है। सुंदर पियवा मैंने मोस्ट हैंडसम हस्बैंड, वो कौन है, गॉड है। तो सुंदर पियवा चुन चुन के दियलन है बतलाए। तो ऐसे ऐसे लाइन हमें काफ़ी प्रभावित किया। बाबा ने एक जगह लिखा है, बड़ी उनकी प्रसिद्ध रचना है, थोड़ा सा मौका है, 2 मिनट समय लूँगा क्योंकि बड़ा ही अच्छा मौका है, आप सब बैठे हैं। संत कवि लक्ष्मी सखी बाबा पर मैंने, उनकी अमर सीधी किताब है, उसका मैंने एडिट भी किया है, उसका मैं एडिटर हूँ, लगभग 1000 कॉपी छप गई है। और मठिया में जब मैं गया तो देखा कि वह जर्जर स्थिति में पुस्तक थी। ग्रंथराम जी कहा जाता है, उसकी पूजा होती है, लेकिन एकदम जर्जर अवस्था में थी। तो मैंने कहा कि बाबा हमको किताब दे दीजिए, मैं इसको छपवाऊँगा। फिर मैं यहाँ आकर बिनू जी से कहा और फिर हम लोग उसको कंपोज किए। राजीव कुमार हमारे कंप्यूटर कंपोजर बैठे हुए हैं। भोजपुरी का टाइप करना भी इतना आसान काम नहीं है। अब जरा सुनिए बाबा का पहला पद, और उस पद से ही आपको अनुमान लगेगा कि भोजपुरी में कितने ग्रेट महान कवि हुए हैं और उस पर कितना शोध करने की ज़रूरत है, कितना उस पर रिसर्च की ज़रूरत है। बाबा लिखते हैं कि सुनु सखी सुनु कहब कछु और, सुनु सखी सुनु कहब कछु और, सारण जिला तकथ अमनौर। आ कायथ कुल में जन्मले बौर, कायथ कुल में जन्मले बौर, आ राम लखन फल फर गइले दौर। आ जन्मभूमि कभी पूजलहूँ गौर, त मिल गइले सतगुरु माथे चढ़ल मौर। जन्मभूमि कभी पूजलहूँ गौर, त मिल गइले सतगुरु माथे चढ़ल मौर। त जियते मर गईनी त लौकल ठौर, जियते मर गईनी त लौकल ठौर। त गुरुजी देहनी ज्ञान के लौर, गुरुजी देहनी ज्ञान के लौर। झटपट मारल माछर सौर, माछर में मछली, सौर में सौरा मछली, चरगा मछली, माइंड। गुरुजी देहनी ज्ञान के लौर, त झटपट मारल माछर सौर। आ पाकल ब्रह्म यगिन कर भौर, पाकल ब्रह्म यगिन कर भौर। आ खैलो में साध संत मिली जौर। आ टेरुआ मठ में ऐनी धौर, टेरुआ मठ में ऐनी धौर। त मिली जुली भगत बनावल ठौर। लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा। आगले लग जा मेरे दौर, आगले लग जा मेरे दौर। तो ऐसे ऐसे महान संत हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और उन पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं संडे के दिन छुट्टी मिलता है, मैं जाता रहता हूँ। मेरे साथ कई बार उदय शंकर ओझा जी हमारे परम मित्र हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं। इनकी भी कई, मैं आपको बता दूं कि मेरी ही नहीं है, इनकी भी कई किताबें पब्लिश है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कविताएं छपती है। और गजेंद्र बाबू तो हमारे मार्गदर्शक हैं, इनकी भी बहुत सी किताबें छपी है जहाँ हम लिखते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी विभाग जो है, चाहे वो डॉक्टर कुमार मोती हो, चाहे जो भी हम लोग डिपार्टमेंट है, हम सभी जो है लिखते हैं, पढ़ते हैं। और उन्हीं लोगों से हम लोग मिले हुए हैं, एक साथ हम लोग काम करते हैं, एक ही साथ कॉन्फ्रेंस जाते हैं। तो उदय जी के साथ कई बार हम मठिया पर भी कई जगह गए हैं। वहाँ भी आपको मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है सारण के संतों के बारे में, उसमें 93 वीडियोज है। और उसको यूट्यूब पर आप मेरा नाम की ओर बोलिए अमरनाथ प्रसाद, तो खुल जाएगा। अमरनाथ प्रसाद बोलिए, और उसको आप केवल वीडियो देखिए नहीं, बल्कि उसके कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पढ़िए। बहुत बड़े बड़े आलेख हैं। मेरे आलेख एक संत पर कम से कम 40,000 में है, 30,000 40,000 वर्ड में है। और यूट्यूब का कैपेसिटी 5,000 है। तो 5,000 लेने के बाद बंद हो जाता है। तो मैं उसको कटिंग कर करके और कमेंट बॉक्स में डाला हूँ, अपना ही पोस्ट अपने ही डाला है कमेंट बॉक्स में, तब जाके वो पूरा हुआ है। इस तरह फेसबुक से यदि हमारे से जुड़े हैं तो उस पर संपूर्ण आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो यह सब जो है ईश्वरीय कृपा से ये संभव हो पाया है।
इसलिए अंतिम बार में मैं बताता हूँ कि जो कविता की जो अंतिम लाइन है वो थोड़ा बड़ा मार्मिक है, और उसमें हमने लिखा है कि नो पोएट्स राइट, नो bard sing, he unlamented dies, in funeral march no bells ring, no one sobs and sighs, नो वन सॉफ्ट एंड साइज। कहने का मतलब ये है कि बड़ा आदमी कोई वीआईपी मर जाए भी तो मार जो है उनका बिना कहे हुए कई लोग जो है गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं, पता लगे कौन घाट पर, तो वहाँ गाड़ियों का तांता लग जाएगा। लेकिन गांव का जो सबको भरण पोषण करने वाला किसान है, वो उसके मरने पर कहीं भी इस तरह का कोई भी ना न्यूज़ चैनल में जाता है, ना कहीं बात होती है, ना उसके बारे में कोई चीज़ लिखा जाता है, और इसी तरह बेचारा अनलिमिटेड मर जाता है। तो मैंने उसमें इमेज जो लिया है वो खेत जो है, खेत जो किसान के होते हैं वो समुद्र की तरह है। तो समुद्र में जब आप गोते लगाएंगे तो उसके अंदर छिपे हुए हीरे मोती हैं, लेकिन किसान के जो अनाज हैं वो उनके हीरे मोती हैं, जो खेतों में वो खुद पैदा करते हैं। और उस अनाज से न केवल संसार का भरण पोषण होता है, बल्कि अनजाने में अनाज जो है कुछ गिर जाते हैं खेत में, तो चिड़ई चुरंग और क्या कहते हैं कि जे कीड़े मकोड़े सब का उनका भरण पोषण होता है। इसलिए वो सच्चे जो है पृष्ठ हैं। पृष्ठ इस मायने में भी है कि मैंने लिखा ना बाबा कि जियते मर गई नहीं तो लौकल ठो, जिंदा रहते हुए ही काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर इत्यादि से वंचित हैं। और कम से कम जो है जो दुख तकलीफ है, ठीक है दुख तकलीफ है, लेकिन प्रकृति के किनारे जाते हैं, प्रकृति के गोद में जाते हैं तो वो पूरा जो है आनंदित हो जाते हैं। उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षा है वो उनके खेत से मिलते हैं, उनके प्रकृति से मिलती है। प्रकृति उस शिक्षा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता भी लिखी है द एजुकेशन ऑफ नेचर, तो उसमें तो देखिए प्रकृति का हर कर्म जो है शिक्षा देता है। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विथ मी, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, द स्वीट एंड बाउड shall sing and oversee in power to kindle and restrain। प्रकृति हमें भड़काना भी जानती है तो उसको नियंत्रित भी करना जानती है। यही कमी है हमारे यहाँ, हम भड़क तो जाते हैं लेकिन नियंत्रित नहीं हो पाते। हमें प्रकृति से सीखनी चाहिए। तो प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत बड़ी पुजारी है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और उसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और इस किसान को इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं, ये स्वयं प्रकृति के कण कण से वह शिक्षा लेता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए ना, अब जैसे हम चल रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है रोड पर। इसलिए एक्सीडेंट होता है कि गर्व से हम चला रहे हैं बाइक और उधर से आ रहा है ट्रक। अब जो ये कितना 1 करोड़ का ट्रक है, हम 2 लाख का चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी विनम्रता नहीं है। विनम्रता यदि आदमी समझ ले तो उसको टक्कर होगी ही नहीं। तो प्रकृति क्या कहती है कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, सिर्फ वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। अब देखो, अब यह बात यदि आदमी जान ले तो उसके एक्सीडेंट होगा नहीं। भाई इतना बड़ा आ रहा है तो हमें थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, क्या कभी जी। तो हमारे आग्रह पर हमारे बहुत ही करीबी, हमारे ग्रामीण, हमारे गांव के बगल के हैं, ससना के रहने वाले हैं वीरेंद्र कुमार मिश्र अभय जी, मैं उसको नमन करता हूँ। सर आ गए हैं और अभी आपको मैं बताऊँ एक कविता सुनाएंगे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल 110% श्योर है कि आप इतने हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, इतने गदगद होंगे कि जिसका जवाब नहीं है। और मेरा बहुत ही मैंने बहुत सौभाग्य है कि देखिए तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी वहाँ से आ गए। मेरे आगरा से एक फ़ोन मैंने किया, ये आ गए। ये भी हमारे कई जो हम सर्च करते हैं, गए थे अभी डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री के घर पर उनके बारे में खोज करने के लिए, तो मेरे साथ ये भी थे, इनका भी यूट्यूब पर है, तो उनको मैं स्वागत करता हूँ। और मैं पुनः आप सभी को, समय चूँकि बहुत कम है, सभी को एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे जितने भी मित्र आए हुए हैं और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मैं सबको एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।